नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है वो पढ़ रहे थे। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको अशोक का धम, जो अपना पिछला वीडियो आया था उसके अंदर मैंने आपको अशोक का धम और जो मौर्यकालीन समाज था उसके बारे में मैंने पढ़ाया था और आपको ये बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम जो मौर्यों का प्रशासन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कक्षा 12 का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर जो मौर्य प्रशासन है वो आज का क्या है अपना टॉपिक रहेगा। तो पार्ट 2 है अपना। पार्ट 2 के अंदर जो अपना मौर्य साम्राज्य था, यानी मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, मौर्य प्रशासन जो था वो अपने को क्या है पढ़ना है। तो मौर्य प्रशासन की अगर बात करें तो इनका मैंने आपको बताया जो अंतिम सम्राट था वरहदत्त, ये अशोक का क्या उत्तराधिकारी माना जाता है। और इसकी हत्या किसने की थी? इसका जो प्रमुख सेनापति था, प्रमुख सेनापति हुआ था एक, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं, जिसने 185 ईसा पूर्व में वरहदत्त की हत्या करके क्या की थी? मगध के ऊपर शुंग वंश की स्थापना की थी। ये मैंने इतना आपको बताया था मौर्य साम्राज्य के अंदर। अब अगर बात करें तो मौर्य प्रशासन की, यानी मौर्य को जो प्रशासन था वो किस हिसाब का था? तो मौर्य को प्रशासन जो था ये क्या है केंद्रीकृत प्रशासन था। और इन्हीं के समय में क्या है एकदम सुव्यवस्थित तरीके से क्या है शासन चलने लगा था। इससे पहले की अगर जो सभ्यताएं देखें या इतिहास देखें तो इतना बढ़िया प्रशासन नहीं था जिनका इनके समय में था। और धीरे धीरे जैसे चंद्रगुप्त थे, ठीक है, सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या किया अपने प्रशासन को और भी ज्यादा सुव्यवस्थित किया था। तो आगे अगर इनके प्रशासन की बात की जाए तो इनका जो प्रशासन था, यानी मौर्यों का जो प्रशासन था वो था केंद्रीकृत प्रशासन। इनका प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत प्रशासन था। आगे अगर बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इनका क्या था? केंद्रीकृत प्रशासन था। अब अलग अलग विभाग थे इनके समय में, ठीक है, और हर विभाग के जो मतलब मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी, यानी प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी, प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे उनकी जो नियुक्ति होती थी, यानी उनका जो चुनाव होता था, इनकी जो नियुक्ति होती थी वो क्या है इनके चरित्र की परीक्षा लेके या परीक्षण करके की जाती थी, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे? उसको उपदा परीक्षण कहते थे। उसको कहते थे उपदा परीक्षण या उपदा के नाम से इसको जानते थे। यानी इनकी जो नियुक्ति होती थी, नियुक्ति के लिए जो निरीक्षण होता था, ठीक है, या इनका जो पेपर होता था, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहा करते थे। अब अगर आगे बात करें तो इनके जो प्रशासन की जो धुरी होता था वो होता था राजा। अब एक चीज बताऊं, जैसे आज के समय में है, अब उस समय तो शासन कैसा होता था? राजतंत्रात्मक शासन होता था। यानी प्राचीन यानी पुराने समय के अंदर देखें तो राजतंत्रात्मक शासन था। लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान के अंदर शासन कैसा है? गणतंत्रात्मक शासन। वर्तमान में शासन कैसा चल रहा है? गणतंत्रात्मक। यानी राजतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता था कि राजा की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनता था? जो राजा का पुत्र होता था। लेकिन आज के समय में सरकार का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा वोट देकर। तो आज के समय में जो देश है, यानी आज के समय में जो केंद्र माना जाता है वो क्या माना जाता है? देश को माना जाता है। अब देश जो है, देश को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे राज्यों के अंदर, राज्यों को देखें तो जिले के अंदर, ठीक है, और जिले को क्या है ग्राम के अंदर यानी गांवों के अंदर बांटा जाता है। इस हिसाब से ही अपने प्रशासनिक जो राज्य होते हैं उसको इस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। उस समय अगर देखें तो जैसे साम्राज्य होता था, यानी प्राचीन समय की अगर बात करें तो साम्राज्य होता था। साम्राज्य को प्रांतों के अंदर बांट रखा था। प्रांतों को आप आहार या फिर विषय बोल सकते हो, और विषयों को क्या है ग्राम के अंदर, गांवों के अंदर बांट रखा था। अब जैसे देश, ये अपने जो वर्तमान समय का अगर बताऊं, आप अगर वर्तमान समय में देखें तो देश जो है, देश का कार्यभार कौन संभालता है अपने आज के समय में? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में
जो देश का यानी कि मतलब प्रशासन की जो धुरी होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य के ऊपर देखें तो अपने मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर होता है ये होता है इसकी दूरी। जिले के ऊपर अगर आप देखें तो जो जिला कलेक्ट्रेट होता है वो, ग्राम के अंदर देखें तो मुखिया जो होता है ये क्या है, इनके प्रशासन की धुरी होते हैं। तो पुराने समय के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो साम्राज्य था, साम्राज्य की धुरी कौन होता था? राजा होता था, यानी केंद्र की जो धुरी थी वो किसकी होती थी? राजा। अब प्रांत जो था ये किसके अधीन होता था? ये प्रांतीय प्रशासकों के अधीन होता था, प्रांतीय प्रशासकों के अधीन हुआ करता था प्रांत जो था। आहार और विषय जो थे ये विषयपति के अधीन होते थे। और जो गांव अपने को मिलते हैं ये क्या है? ग्रामीण नामक अधिकारी के हाथ में होते थे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रशासन के बारे में बताया था कि जो साम्राज्य था ये किस किस भागों में बटा हुआ था, ठीक है, कहां पर जो है कौन सा व्यक्ति शासन करता था। तो मौर्य का मैंने आपको बताया था कि जो प्रशासन है ये केंद्रीकृत प्रशासन होता है और इनके जो शासन की जानकारी है, इनकी जो जानकारी है वो अपने को कहां कहां से मिलेगी? इनकी जानकारी अपने को एक तो इंडिका नामक पुस्तक जो मेगस्थनी ने लिखी थी, एक अपने को अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक थी, और एक अपने को मिलते हैं उस समय के जो अभिलेख हैं। इनसे अपने को क्या है? मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अब जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसने क्या है? इसके प्रशासन के, ये राज्य के कितने 7 भाग किए, यानी प्रशासन चलाने के लिए इसने क्या है? राज्य के कुल 7 भाग इसने बताए हैं। अब उन 7 भागों के अंदर देखें तो राजा, जनपद, फिर अमात्य, राजा, जनपद, अमात्य, उसके बाद में अगर आप देखो तो दुर्ग हो गया, दुर्ग के बाद में कोष हो गया, कोष के बाद में सेना, और सेना के बाद में अपने आता है मित्र। तो इससे पहले ये होता, पहले अमात्य होता है, फिर अपने जनपद होता है। तो ये क्या है? प्रशासन चलाने के लिए इन 7 भागों के अंदर अर्थशास्त्र में यानी कौटिल्य ने क्या है? राज्य के 7 भाग कर रखे थे, जिसके अंदर जो प्रशासन की धुरी होता था वो होता था राजा, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर आप शासन चलाओगे तो उसके लिए क्या है? जो मंत्री परिषद होगी उसकी जरूरत पड़ेगी, यानी राजा अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो राजा को काम करवाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, तो इसके लिए जो अमात्य होते थे यानी इसको मंत्री परिषद होती थी वो। उसके बाद में आता है जनपद, जनपद भी जरूरी थे क्योंकि एक साम्राज्य है उसको अलग अलग भागों में बांटना भी पड़ता है। आगे देखें तो दुर्ग, राजा के रहने के लिए एक दुर्ग भी होना चाहिए, कोष यानी खजाने के लिए, फिर आती है सेना। अब राजा है, ठीक है, अकेला युद्ध भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको सेना भी चाहिए होगी, और साथ में मित्र भी उसको क्या है? रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर शासन चलाना है तो ज्यादा दुश्मन से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये था अर्थशास्त्र के अंदर 7 भाग इसके। अब मैंने तुमको बताया था कि केंद्रीकृत प्रशासन होता है, जानकारी है जो इंडिका अर्थशास्त्र और वहां उस समय जो अभिलेख उनसे मिलती है। अर्थशास्त्र में इसके 7 भाग मिलते हैं, जिसके अंदर राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र आते हैं। अब यहां का जो राजा था ये प्रशासन की ड्यूटी था, मैंने बताया प्रमुख था, लेकिन राजा क्या है? निरंकुश नहीं था, यानी राजा खुद क्या है? अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता था, यानी इसके ऊपर किसी ना किसी का क्या है? अंकुश था, राजा निरंकुश नहीं था। अब अगर बात करें तो इनका जो केंद्रीय प्रशासन है, मौर्यों का जो केंद्रीय प्रशासन है वो देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका जो प्रशासन था वो कैसा था। मैंने आपको बताया जो केंद्रीय प्रशासन था उसके अंदर राजा जो था ये क्या होता था? प्रमुख, यानी जो व्यवस्थापिका जो न्यायपालिका थी वो सारी क्या है? राजा के हाथ में होती थी। राजा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का क्या है? एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, क्योंकि अंतिम जो निर्णय होता था वो राजा का होता था। अब राजा अकेला काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या है? एक मंत्री परिषद हुआ करती थी।
राजा के लिए एक क्या है, मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। यानी केंद्रीय प्रशासन के अंदर राजा को सलाह देने के लिए या राजा से विचार विमर्श करने के लिए एक मंत्री परिषद का क्या है, हुआ करती थी। और साथ में इसी के अंदर एक आंतरिक मंत्री परिषद भी होती थी, एक आंतरिक मंत्री परिषद भी होती थी, एक आंतरिक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसको क्या कहते थे, मंत्रीण कहते थे। एक आंतरिक मंत्री परिषद होती थी जिसको क्या है, मंत्रीण कहा जाता था। ठीक है, अब ये क्या है, सलाह तो राजा को देती थी, विचार विमर्श भी राजा से किसी न किसी विषय के ऊपर करती थी, जो प्रमुख विषय होते थे, ठीक है, उनके ऊपर ये विचार विमर्श भी करते थे। लेकिन जो अंतिम जो निर्णय होता था वो किसका होता था, राजा का होता था। यानी जो अंतिम निर्णय जो था वो कौन लेता था, राजा लेता था। आगे अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर, आगे अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। 18 विभागों का क्या है, उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के अंदर कुल 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और इन विभागों को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। जो 18 विभाग है उनको क्या कहते थे, तीर्थ। और इनके अंदर जो प्रमुख तीर्थ होते थे, इनके अंदर जो प्रमुख तीर्थ होते थे वो अगर हम देखें तो इन प्रमुख तीर्थों के अंदर अगर देखें तो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये क्या है, इन 18 विभाग जो थे इनको तीर्थ कहते थे। और इन प्रमुख, इसके अंदर जो प्रमुख तीर्थ है वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये चार क्या है, प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे। आगे अगर बात करें तो हमें इसी के अंदर क्या है, 26 और विभागों का क्या उल्लेख मिलता है। 26 और भी विभागों का अपने को क्या है, यहां पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ये जो 26 विभाग थे ये किस किस चीज को देखते थे। अगर इन 26 विभागों की बात करें तो ये देखो, कृषि, कोष, राजस्व, कताई बुनाई, बुच्छड़खाना, सिंचाई, ये विभाग क्या इन 26 विभागों के अंदर आते थे। ये मुख्य मैंने आपको विभाग बता दे। अब अगर आगे बात करें तो इनका जो नगर प्रबंध था, यानी इनका जो नगर का जो प्रबंध था वो किस हिसाब का था। आगे अगर देखें इनके नगर प्रबंध की बात की जाए, अगर इनके नगर प्रबंध की बात की जाए तो नगर प्रबंध जो था ये इनके 30 मंडल का एक 30 सदस्यों का एक मंडल था वो देखता था। तो इनका जो प्रबंध था ये क्या है, 30 सदस्यों का एक मंडल देखता था, 30 सदस्यों का मंडल। तो मैंने आपको यह बताया कि इनका जो नगर प्रबंध था वो क्या है, 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, वो देखता था। और इन 30 सदस्यों को क्या है, इन्होंने 6 समितियों में बांट रखा था। इन 30 सदस्यों से क्या है, 6 समितियां बना रखी थी और प्रत्येक समिति के अंदर कितने, 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। इन 5 सदस्यों की 6 समितियां बना रखी थी और इन 30 जो ये 6 समितियां थी वो 30 सदस्यों से मिलकर बनी थी, जिसको क्या कहते थे, मंडल कहा करते थे। अब ये जो समितियां थी इनका जो कार्य था, इनका कार्य क्या था, विदेशों की देखरेख करना, कर वसूलना, जनहित के अंदर कार्य करना, ये सारे मतलब अलग अलग जो समितियां थी इनके काम भी क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, साथ ही के अंदर अगर आप देख लो तो जो वाणिज्य व्यापार था ये देखना, ठीक है, बिक्री कर, आयात निर्यात, ठीक है, आय व्यय जो भी था ये सारा के ये जो समितियां थी ये देखती थी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनका जो प्रांत प्रशासन था उसकी अगर बात की जाए तो वो आगे देखेंगे।
ये हुआ अपना नगर प्रबंध। अब अगर बात कर लें तो वो आती है इनके सेना की। सेना की अगर बात की जाए तो सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं हम? सेनापति। सेनापति क्या है? इनके सेना का क्या है? सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनकी सेना के जो अंग थे वो देखो, पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। ये इनकी सेना के क्या है? प्रमुख भाग हुआ करते थे। मौर्यों की जो सेना थी ये उनके प्रमुख भाग हुआ करते थे। आगे अगर बात की जाए इसी के अंदर तो जो नायक था ये युद्ध क्षेत्र के अंदर क्या है? ये युद्ध क्षेत्र के अंदर सेना का नेतृत्व करता था। जो सेना का जो नेतृत्व है युद्ध क्षेत्र के अंदर वो करता था नायक। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक मिलती है इसके अंदर जो चतुरंग बल है इसको क्या है? सेना का प्रमुख अंग मानते हैं। सेना का प्रमुख अंग, यानी मैंने आपको यह बताया कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो चतुरंग बल को क्या है? सेना का प्रमुख अंग मानते हैं। आगे अगर बात करें तो इन्हीं के समय के अंदर गुप्तचर व्यवस्था भी क्या है? प्रचलित थी। गुप्तचर व्यवस्था भी क्या है? इनके समय के अंदर प्रचलित थी। तो जो गुप्तचर जो थे गुप्तचरों को संस्था या संचार कहते थे। यानी जो गुप्तचर थे इनको संस्था या फिर संचार उस समय कहा करते थे। आगे अगर बात करें इनके न्याय व्यवस्था की तो वो देखते हैं। आगे जो टॉपिक आता है अपना वो आता है न्याय व्यवस्था। यानी मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था थी ये किस हिसाब की थी? आगे अगर न्याय की बात करें तो दीवानी तथा जो फौजदारी मामले थे ये धर्मस्थलीय या फिर जो कंटक शोधन न्यायालय होते थे, कंटक शोधन न्यायालय जो थे ये क्या है करते थे? राजा जो होता था ये क्या है? सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी मौर्य प्रशासन की अगर बात करें तो मैंने आपको यह बताया इनकी जो न्याय व्यवस्था थी यानी दीवानी और फौजदारी मामले जो थे ये धर्मस्थलीय या फिर कंटक शोधन न्यायालयों के अंदर किए जाते थे। और राजा जो है ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता था इनके समय में। आगे अगर बात करें संग्रहण व द्रोणमुख जो है ये स्थानीय व जनपद स्तर के क्या है? न्यायालय थे। जनपद स्तर के न्यायालय। तो मैंने आपको यह बताया है कि संग्रहण और जो द्रोणमुख थे ये स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय थे। जैसे पंचायत होती है गांव के अंदर और जिले के अंदर अगर आप जाए तो कोर्ट होता है, ठीक है, या कचहरी होती है। राज्य के ऊपर जाते हो आप तो हाई कोर्ट, देश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसी हिसाब से संग्रहण और द्रोणमुख जो है ये स्थानीय और जनपद स्तर के क्या है? न्यायालय हुआ करते थे। और इनकी जो दंड व्यवस्था जो थी यानी मौर्यों की जो दंड व्यवस्था अपने को मिलती है ये क्या है? अत्यंत यानी बहुत ज्यादा कठोर थी। इनकी जो दंड व्यवस्था अपने को मिलती है वो बहुत ज्यादा कठोर थी। आगे अगर बात करें तो राजस्व प्रशासन की, आगे अगर टॉपिक देखें इन्हीं का ही जो आता है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन कौन सा होता है? आय व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक बजट और कर कितना आया, ये सारा राजस्व प्रशासन के अंदर आता है। तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो कौन होता था? समाहर्ता।
अब इस समाहर्ता का कार्य क्या था? जो समाहर्ता नामक अधिकारी था इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था वार्षिक बजट तैयार करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, ठीक है, साथ में कर वसूलना, ये सारा काम होता था समाहर्ता नामक अधिकारी। और इसी के नीचे एक और होता था जो होता था सन्निधाता। इसको भी क्या बोला? इसको बोला करते थे कोषाध्यक्ष। इसको हम बोल सकते हैं कोषाध्यक्ष। कर वसूलने का कार्य क्या है? इसका होता था। अब आगे अगर बात करें तो इनका जो प्रांतीय प्रशासन था, ये तो मैंने आपको राज्य के ऊपर जो प्रशासन था वो बताया। अब हम देखेंगे इनका जो प्रांतीय प्रशासन था वो किस हिसाब का था। अब आता है प्रांतीय शासन। इसका जो मुख्य होता था वो होता था प्रांतीय अधिकारी। इसका जो प्रमुख होता था वो अपने होता था प्रांतीय अधिकारी। आगे अगर बात करें तो जो राज्य था इसको क्या है 5 प्रांतों के अंदर बांटा हुआ था। राज्य को क्या है 5 प्रांतों के अंदर बांटा हुआ था, ठीक है। और प्रांतों को क्या है विषय या फिर आहार के अंदर बांटा हुआ था। राज्य को तो 5 प्रांतों में बांटा हुआ था, राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया। और प्रांत जो थे इनको क्या है विषय या फिर आहारों के अंदर बांट दिया गया। सातवीं अमात्य वह जो धर्म महामात्र होते थे, अमात्य जो धर्म महामात्र होते थे ये क्या है प्रांतीय अधिकारी होते थे। अमात्य और जो धर्म महामात्र होते थे इनको क्या है प्रांतीय अधिकारी बोला जाता था। आगे अगर देखें तो जनपद व ग्रामीण शासन, यानी अब जो आहार मैंने आपको बताया था विषय आहार के अंदर बांटा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो जनपद और जो ग्रामीण शासन है वो अगर देखें तो जो ग्रामीण जो होता था ये क्या है ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था। तो मैंने आपको बताया कि जनपद व ग्रामीण प्रशासन के अंदर जो ग्रामीण नामक जो अधिकारी होता था ये क्या है ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था। साथ में जो गोप और जो स्थानिक जनपद है, गोप और जो स्थानिक थे ये क्या करते थे जनपद व गांवों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो मैंने आपको ये बताया कि जो जनपद और ग्रामीण शासन है इसके अंदर देखें तो जो ग्रामीण होता था ये ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था, और जो गोप स्थानिक थे ये जनपद और गांवों के बीच में क्या है मध्यस्थता का कार्य करते थे, यानी बिचौलिए के कार्य करते। तो ये आज अपना जो टॉपिक था वो था मौर्य प्रशासन। तो इसके अंदर हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जो मौर्य का प्रशासन था ये क्या है केंद्रीकृत था, जनता के हित के लिए था। इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी, और राजा जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था, राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। ये सारा का सारा हमने आज पढ़ा। अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा गुप्त साम्राज्य, यानी उसके जो शासक हुए थे उनका जो शासनकाल था, उनका जो साम्राज्य था, वो सारा सारा हम क्या अपने अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।